कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अति उसको मुस्कुराते हुए देख चिढ़ रही थी। उसने उसे घूरना शुरू कर दिया और गुस्से से बोली, मतलब आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वो उठने लगी। तभी जश्न के सीने पर उसका पूरा भार महसूस हुआ। वो नींद में आने लगी थी। जश्न जानता था अगर वो आगे बढ़ा और उसकी बेबी डॉल उसकी वजह से हर्ट हो जाती तो, और वो भी ये सब उस वक्त जब वो होश में भी नहीं। अगर होश आने पर वो खुद को नहीं संभाल पाई तो, और अब खुद से ज़्यादा गुस्सा उसे अति पर आ रहा था, जो ना जाने क्या ही समझ कर बैठी है। अगर वो होश में होती तो जश्न उसे बताता कि प्यार क्या होता है, उसे बताता कि वो सिर्फ उसका है और उसके प्यार पर सिर्फ उसका हक है। वो क्यों दूसरे के बारे में सोच कर जला रही है खुद को। अगर वो होश में होती तो वो उसे बताता, जितना तुम्हें मुझे पाने की चाहत है उससे ज़्यादा हसरत है मुझे तुम में खोने की। लेकिन मेरी जान जब ये आँखें नशे से नहीं शर्म से बंद हो तब मैं उनमें कैद होना चाहता हूँ। नशा दारू का हो तो उतर जाता है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सिर चढ़कर बोलेगी और मुझे उस नशे में नशेड़ी होना है। इतना कहकर अति को उसने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी बहुत सी दूरियां थीं उनमें, और सबसे बड़ी दूरी थी वक्त, जो चाह कर भी जश्न पूरी नहीं कर सकता था। उसकी बेबी डॉल तैयार थी उसके लिए, लेकिन वो नहीं कर सकता था ये सब, क्योंकि अगर उसकी बेबी डॉल उसकी मोहब्बत में बेसब्र हो सकती है तो वो भी उसके इश्क में खुद को सब्र दे सकता है। उसकी बेबी डॉल उसके प्यार के लिए बर्फ़ की तरह पिघल सकती है, तो वो भी उसके प्यार के लिए खुद को इंतज़ार की आग में जला सकता है। अति सो चुकी थी और अब जश्न को भी नींद आ चुकी थी, लेकिन उनका ये साथ कईयों की नींद उड़ा चुका था। एक बाजार से शुरू हुई ये मोहब्बत अब अपने सफ़र पर चलने वाली थी। मोहब्बत करना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। कई बार हम सोचते हैं सब हमारे हाथ में ही है, लेकिन जब हम वो मुट्ठी खोलते हैं तो रेत की तरह सब हमारे हाथ से निकल चुका होता है। नियति जब खेल खेलती है तो इंसान सिर्फ खिलौना बनकर रह जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय खुद के साथ खेलने देने से। ऐसे में किस्मत के रचे खेल में खिलौना आखिर तक खुद को बचा पाएगा या नहीं, ये सिर्फ नियति जानती है। सुबह हुई तो अति की आंखें खुली और आंखें खिलते ही उसके सिर में जोरों का दर्द शुरू हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत भारी पत्थर से मार दिया हो। उसे कल का कुछ भी याद नहीं था। उसने नज़र कमरे में दौड़ाई तो जश्न उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठी। बालकनी का दरवाज़ा खुला तो जश्न अंदर आया। उसे देख अति ने राहत की सांस ली। उसने समय देखा तो 8 बज रहे थे। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने जश्न की तरफ देखा और बोली, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे कॉलेज जाना था और आपकी वजह से मैं लेट हो गई। जश्न आईने के सामने खड़ा अपना पसीना साफ कर रहा था, क्योंकि अभी अभी वो वर्कआउट करके आया था। उसकी बात सुनकर उसने टॉवेल एक तरफ फेंका और फिर उसकी तरफ आया और कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तुम्हें जगाना था क्या? मुझे तो लगा मुझे नियति को जगाना है, इसलिए तो मैंने जाकर उसे जगा दिया। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी बात तो उसे समझ आई, लेकिन उस बात का तरीका समझ नहीं आया। उसने देखा तो जश्न ने बाथरोब उसकी साइड में रखा हुआ था। उसने वो उठाया और पहनते हुए बोली, मुझे नहाने जाना है, आपको भी नहाना है क्या? नहीं, तुम नहाओ, मैं नियति के साथ जाकर नहा लूँगा। मेरा मतलब है उसके रूम में जाकर नहा लूँगा। जश्न की इस बात ने तो अति को अंदर तक हिला दिया था। वो हैरान नहीं, गुस्से से जश्न को देख रही थी। जश्न ने उसे देखा और उसे यूं देखते हुए उसके कुछ कहने से पहले ही रूम से बाहर आ गया। अति की आंखें हैरत में और भी ज़्यादा फैल गई। उसने अपने कपड़े लिए और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। आज से पहले वो कभी इतनी स्पीड में नहीं नहाई होगी। जल्दी से ही कपड़े पहनकर वो कमरे से बाहर आई और जश्न को ढूंढने लगी, लेकिन जब वो उसे हाल में कहीं नहीं मिला तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। कहीं सच में तो आप नियति के रूम में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद को ही समझाते हुए बोली और फिर जल्दी से नियति के कमरे की तरफ बढ़ी। नियति के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। वो अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा,
गुस्से से उसके चेहरे की नसें तन गई क्योंकि सच में जश्न उसके कमरे में था। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। मुझे तो लगा अब तो शादी के बाद मैं कभी तुमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये कॉफ़ी पीकर मुझे अच्छा लगा। नियति कॉफ़ी के खाली कप को ट्रे में रखते हुए बोली, ये तो मुझे पीनी ही थी। खैर अब मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे, जश्न ने कहा और चेयर से उठा तो उसकी नजरें अति पर गई, जो गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर थोड़ा करीब करते हुए बोला, तुम तैयार भी हो गई बीबी? मुझे तो लगा आज मुझे नाश्ता भी नियति के साथ करना पड़ेगा। अति उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली तो जश्न के एक्सप्रेशन हल्के से बदले, लेकिन अगले ही पल अति ने उसे हल्का सा धक्का देकर अलग किया और बोली, जहन्नुम में जाइए आप और आपकी नियति। इतना कहकर वो वापस से अपने कमरे की तरफ भाग गई। जश्न उसकी तरफ बढ़ने लगा तो नियति ने जल्दी से उसे रोका और बोला, लगता है तुम्हारी बीबी को तुम्हारा मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें तो पसंद आया ना? जश्न ने उसकी तरफ पलट कर कहा। उसके चेहरे पर कुछ रहस्यमयी भाव थे। नियति कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसका जी मिचलाने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे वोमिट हो जाएगी। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। जश्न ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा और बोला, तुमने मेरी बीवी को आधा गिलास पानी पिलाया, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर से पानी की एक एक बूंद भी बाहर निकाल लूँगा। जश्न सिंह शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता और अपने दुश्मनों का तो बिल्कुल भी नहीं। नियति के कमरे से निकलकर जश्न अपने कमरे में आया ताकि अपनी रूठी हुई बीवी को थोड़ा सा और नाराज़ कर सके और फिर बाद में प्यार से उसे मनाए, ताकि उसे भी कुछ हक लाए कि किसी को परेशान कैसे किया जाता है। लेकिन कमरे में आकर जब वो उसे नहीं दिखी तो वो हैरान रह गया। वो जल्दी से नीचे आया तो रमा आंटी से पूछने पर उसे पता चला कि वो तो अपने कॉलेज के लिए निकल गई। मुझे जहन्नुम में जाने का बोलकर खुद कॉलेज में चली गई बेबी डॉल, लेकिन तुम भूल रही हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएगा, और जहन्नुम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जन्नत तुम हो। और अगर कभी जहन्नुम में जाना भी पड़ा तो अपनी पर्सनल जन्नत में अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, उसने कहा और फिर खुद की बात पर खुद ही हंसा। उसकी हंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अति को इमेजिन किया कि कैसे वो गुस्से में गुब्बारे की तरह फूल कर घूम रही होगी। लेकिन अगर किसी ने इस गुब्बारे से पंगा लिया तो वो खुद नहीं फूटेगी, बल्कि सामने वाले को फोड़ देगी। तपाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ से वहाँ आसपास बैठे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ गया जहाँ से ये आवाज़ आई थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोना अपने गाल पर हाथ रखे अति को घूरते हुए बोली तो अति मुस्कुराई और बोली, अभी अभी तुमने अपने मुंह से ही मुझे अति जश्न सिंह शेखावत कहा था ना, तो मेरी हिम्मत क्या होगी इसका अंदाज़ा भी तुम्हें होगा ही। और हाँ, इस बार तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन अगली बार मेरे सामने फिर से ऐसी बकवास की तो सिर्फ गाल नहीं बल्कि पूरा मुंह लाल कर दूंगी। अति आगे की तरफ बढ़ने लगी। मोना गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन फिर उसे रोकने के इरादों से वो जल्दी से बोली, लगता है सच सुनकर तिलमिला गई हो, पर तुम चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर लो, सच तो सच ही रहेगा। और सच यही है कि तुम्हारा और जश्न सिंह शेखावत का कोई मेल नहीं। ना ही तुम में कोई स्टैंडर्ड है और ना ही तुम में कोई क्लास है, और ना ही उनकी चॉइस इतनी घटिया हो सकती है कि वो तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट करें। पक्का तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जो उन्हें मजबूर होकर तुम्हें अपनी बीबी बनाना पड़ा होगा। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियाँ अमीर लड़कों को पटाने के लिए क्या क्या करती हो। उनके सामने भोले भाले होने का नाटक करती हो, जबकि अंदर से तो उतनी ही शातिर होती हो। तुम्हारी सोच ही यही होती है कि बस एक बार उनके बिस्तर तक पहुँच जाओ और फिर परमानेंट। उसने इतना ही कहा कि अति जो पलटकर उसे देख रही थी फिर से बेकाबू हो गई और इस बार अपने गुस्से में उसका दूसरा गाल लाल कर बैठी। पहले जो हुआ वो सब बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था, लेकिन इस बार सबकी नज़रें पहले से ही उन पर थी। सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर मोना और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और अति पर हाथ उठाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू ब्लाडी मिस्ट्रेस। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। अति का हाथ अभी नीचे ही था
जो उसे रोकने के लिए बढ़ा था, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोक दिया था। और वो कोई और नहीं, खुद अक्षर सिंघानिया था। अक्षर सिंघानिया को वहाँ देखकर अति और मोना दोनों ही चौंक गई थी, लेकिन अक्षर गुस्से से सिर्फ मोना को देख रहा था और यूं ही गुस्से में बोला, लगता है तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोच रखती हो। तुम्हारा अपना क्लास और स्टैंडर्ड क्या है ये तो तुम भी जानती हो, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनी ये तो पूरा कॉलेज जानता है। पूरा कॉलेज जानता होगा, लेकिन मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे सामने अपना ज्ञान मत देना। बस अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो और खुद को, और इसे भी मुझसे दूर रखो। अति उसकी बात बीच में काटते हुए बोली। अक्षर ने एक नज़र हैरानी से अति को देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ बहुत गुस्सा है तुम में, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से भी बात किया करो। मुझे कैसे बात करनी है वो मैं खुद देख लूँगी, तुम अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, अति ने दोबारा कहा और वहाँ से चली गई। मोना गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी तो अक्षर की नज़रों में कुछ अलग ही भाव थे। अति ने अपने आसपास ध्यान दिया, जहाँ पहले सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे, अब वहीं उसके आसपास आते ही सबकी नज़रें नीचे हो जाती थी, खासकर लड़कों की। और लड़कियों के मुंह उतरे हुए होते थे, लेकिन एक शख्स अभी भी नहीं बदला था, वो थी रीचा, जो बस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यार, मैंने तो सिर्फ जश्न सिंह शेखावत के एटीट्यूड के बारे में सुना था, लेकिन आज उनकी एटीट्यूड की हल्की सी झलक देखने को भी मिल गई, रीचा ने अति को देखते हुए कहा। तो अति बस मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर क्लास की तरफ बढ़ गई। वहीं अति के कॉलेज जाने के बारे में सुनकर जश्न भी ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया, जहां रागिनी, नियति, मनीषा और हर्ष डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन तभी नियति अपनी जगह से उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। उसे यूं भागते देख जश्न हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया। रागिनी जी जल्दी से जश्न के पास आई और बोली, पता नहीं क्यों सुबह से ही नियति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ भी खाती है तो उल्टी हो रही है। मैंने उसे डॉक्टर के लिए कहा लेकिन मान ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी बात को इनकार वो बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए तुम ही उसे डॉक्टर के पास ले जाओ ना। उनकी बात सुनकर जश्न ने थोड़ा हैरानी से उन्हें देखा और मन ही मन बोला, पहले बीमारी भी मैं ही दूं और फिर इलाज भी मैं ही कराऊं। इतने में नियति बाहर आई तो जश्न ने उसकी तरफ देखा और व्यंग से बोला, क्या बात, कल रात ड्रिंक अति ने किया और उसका हैंगओवर तुम्हें हो रहा है। उसकी बात सुनकर नियति को एकदम से खांसी आ गई तो जश्न ने उसकी पीठ हल्की सी थपथपाई और बोला, डॉक्टर की नहीं, शायद तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर की ज़रूरत हो तो कॉल करके बुला लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। टेबल पर पड़ा एक लैपटॉप एक शख्स ने उठाया और नीचे ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से गरजते हुए बोला, आखिर ऐसा क्या है उस जश्न शेखावत के पास जो हर बार उसे पहले ही पता चल जाता है कि हम उसके खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। कैसे वो हर बार हमसे जीत जाता है। गुस्से से कांपता हुआ वो शख्स करीबन 50-55 साल का था। उनके सामने ही खड़ा एक 27-28 साल का युवक उन्हें गुस्से में यूं कांपते हुए देखकर उनके थोड़ा करीब आया और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए डैड, अगर उस जश्न सिंह शेखावत के पास कोई चिराग भी हुआ तो मैं उसे छीन कर ले आऊँगा। अब तक आप अकेले थे इसलिए हारते रहे, लेकिन अब आपके साथ मैं खड़ा हूँ। आपके इरादे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे इरादे सिर्फ और सिर्फ जश्न सिंह शेखावत की बर्बादी है, और अपने इरादों को मैं किसी भी तरह पूरा करके रहूँगा। अपनी बात कहते हुए ही वो शख्स अपने केबिन में लगे एक बड़े से आईने के सामने आया और खुद को देखने लगा। उसकी पर्सनालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग और डैशिंग थी, लेकिन जश्न के मुकाबले थोड़ी कम थी। वहीं अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ जश्न ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। उसकी नज़रें अपने लैपटॉप पर थी और होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। उसने वो कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बड़े दिलकश अंदाज में बोला, लोगों को लगता है मैं अलादीन का चिराग लेकर घूम रहा हूँ। बेअक्ल हैं वो, क्योंकि इतना भी नहीं जानते कि मैं तो सिर्फ दिमाग लेकर घूम रहा हूँ। इधर अति का पूरा दिन कॉलेज में ही बीता, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि आज से पहले हर दिन ही उसका सामना अक्षर सिंघानिया से होता और उन दोनों के बीच बहस हो जाती।
लेकिन आज अक्षर उसके सामने बहुत बार आया, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि अक्षर उसे देखता रहता। और आज उसकी नज़रों में कुछ अलग ही बात थी। सुबह जो कुछ भी हुआ उस बात से मोना अक्षर से बहुत खफा थी, लेकिन अक्षर ने उसे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और इस बात से मोना और ज़्यादा चिढ़ गई थी। और इसी वजह से उसे जहाँ भी अति दिखाई देती वो वहीं उसे घूर घूर कर देख रही थी। पर अति को इन बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे जिस बात से और जिस इंसान से फ़र्क पड़ता था वो था सिर्फ़ और सिर्फ जश्न। कॉलेज से घर वापसी के वक्त उसे सुबह के वक्त कही हुई जश्न की बातें ही याद आ रही थी। बहुत शौक है ना आपको नियति के साथ वक्त बिताने का, तो बिताइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गुस्से से बोल रही थी। और फिर अपनी ही बातों से खींच गई और बोली, जी तो करता है जिन टांगों से आप उनके पास जाते हैं वो टांगें ही तोड़ दूँ, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। वो घर पहुंची तो डॉक्टर दरवाजे से ही निकल रहे थे। घर में डॉक्टर को आते देख उसकी जान हलक में अटक गई। कहीं जश्न को तो कुछ नहीं हो गया, ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। प्लीज़ भगवान ऐसा कुछ मत करना, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे जश्न जी को कुछ ना हो। वो सोचते सोचते ही रोने लगी थी। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसे मनीषा भी सीढ़ियों से आती दिखाई दी, तो वो उसे देखकर नहीं रुकी। लेकिन मनीषा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, बधाई हो, लगता है बहुत जल्दी माँ बनने वाली हो तुम। अति ने एकदम हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, क्या बकवास कर रही हो? अरे जब जश्न जी बाप बनेंगे तो तुम भी तो माँ बनोगी। ओ सॉरी सॉरी, माँ नहीं सौतेली माँ बनोगी, क्योंकि प्रेग्नेंट तो नियति है ना, मनीषा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसकी बात सुनती का दिल धक धक करने लगा और उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे सच में ही उसकी जान किसी ने निकाल ली हो। क्या हुआ, लगता है इस खुशखबरी से तुम खुश नहीं हो? मनीषा ने अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अति की आंखें नम होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मनीषा से पूछा, आपको कैसे पता? अरे मुझे क्या, अब तो पूरे शेखावत मेंशन को पता चल चुका है। सुबह से नियति को उल्टियाँ हो रही है और लगता है तुम भूल रही हो कि थोड़े दिन पहले तक नियति जश्न के कमरे में ही थी, और फिर रात को कहाँ मर्द बीवियों से दूर रह पाते हैं। तुम बच्ची हो इसलिए अभी इन बातों को नहीं समझोगी, लेकिन कभी ध्यान से देखना, आज भी जश्न जी की नज़रें नियति से हटती नहीं हैं। मनीषा ने उसके जख्मी दिल पर नमक छिड़कते हुए कहा और फिर कमर मटकाते हुए वहाँ से चली गई। पर अति के दिमाग में बेफजूल की बातें छोड़ गई थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिल कह रहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन दिमाग मनीषा की बातों ने पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। वो अपने धड़कते दिल के साथ नियति के कमरे की तरफ बढ़ी तो सच में नियति बेड पर लेटी हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। देखते ही देखते नियति अपनी जगह से उठी और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अब उसके दिमाग में जश्न और नियति का एक रूम में साथ होना ही चल रहा था। वो भारी कदमों के साथ अपने कमरे में आई। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, बस मन कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चले जाए, लेकिन ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं जाने वाली थी जब तक जश्न खुद उसे इस बात का जवाब नहीं दे देता। उसने सोच लिया था कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो जश्न अंदर आया। अति सुबह वाली बात को लेकर उससे नाराज़ थी, इसलिए उससे बात नहीं करना चाहती थी। जश्न भी उससे थोड़ी अक्ल लाने के चक्कर में ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके चुप रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस बात से वो और भी ज़्यादा खींच रही थी। वो कब से तकिए को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और सामने जश्न को देख रही थी जो अपने कपड़े बदल रहा था। उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। अब इससे ज़्यादा अति और बर्दाश्त नहीं कर पाई और तकिए को बेड पर पटक कर जश्न के करीब आई और उसे एक ही बार में घुमाकर अपने सामने करते हुए बोली, आपको पता है नियति की तबीयत खराब है? मुझे कैसे नहीं पता होगा, मेरी वजह से ही तो खराब है, जश्न ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे अपने इस किए पर उसे पता नहीं कितना ही गर्व हो। मतलब आप मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपने ही किया है? कहते हुए अति की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई।
यहाँ ऑफ कोर्स, जश्न ने अभी भी उसी एटीट्यूड में कहा तो अति ने उसे उसकी टी शर्ट से पकड़ा और बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? कूल डाउन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ना जाने क्या ही हो गया हो। कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगी वो। और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, आखिर मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है। मेरे लिए? अति ने हैरानी से कहा और फिर उसे कॉलेज वाली बातें याद आई जहाँ उसने जश्न को कहा था कि उसे बच्चे चाहिए, लेकिन वो उसे बच्चे इस तरह से देगा ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जश्न कुछ कहता उससे पहले ही अति ने उसकी टी शर्ट छोड़ी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, मुझे अब आपसे कोई जवाब चाहिए ही नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरा साथ ऐसा करेंगे। जाइए, अब आप अपनी नियति के पास ही जाइए, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू श्योर? तुम अभी भी यही चाहती हो कि मैं नियति के पास जाऊं? जश्न ने पूछा। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि अति के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा होता तो वो अपनी बेबी डॉल के सारे शक दूर कर देता। अति ने एक बार फिर से उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखा और फिर उसे एक बार और धक्का देते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। खुद की गलती मानने की बजाय मुझ पर ही गुस्सा दिखा रही हो? कोई बात नहीं बेबी डॉल, देखता हूँ कब तक गुस्सा रहती हो तुम। जश्न ने मन ही मन कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वहीं बाथरूम में आते ही अति फफक कर रो पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था जश्न इस बात को इतना ईजिली लेगा। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा है। उसके लिए तो ये बात जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी, लेकिन अति का तो कलेजा फट रहा था। वो सारे वायदे, वो सारा प्यार जो जश्न उसे दिया था उसे झूठा लग रहा था। काफ़ी देर रोने के बाद उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे लगता था आप नियति से प्यार नहीं करते इसलिए आपने मुझसे शादी की, लेकिन अब तो साफ है कि इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। आप अभी भी नियति से प्यार करते हैं। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या चाहिए ये साबित करने के लिए कि आज भी आपके दिल में वो ही है। और अगर आपके दिल में वो है तो आपकी ज़िंदगी और आपके घर में भी सिर्फ उनकी ही जगह होनी चाहिए। मेरा आप पर कोई हक नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। कभी उसे जश्न पर गुस्सा आता तो कभी खुद पर। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बीवी है, वो कैसे उससे प्यार कर सकती है? कैसे उसकी बातों में आ गई कि अब उसके और नियति के बीच कुछ भी नहीं है, जबकि जो भी है वो तो अब उसके सामने ही है। वो कभी अपनी किस्मत को कोस रही थी तो कभी अपने दिल को। थक हार कर, खुद को संभाल कर और यहाँ से चले जाने का सोच कर वो बाथरूम से बाहर आई। उस वक्त जश्न कमरे में नहीं था। अगर होता तो अपनी बेबी डॉल की लाल और सूजी हुई आंखें देखकर ही समझ जाता कि उसका मजाक इस वक्त अति पर कितना भारी पड़ रहा है। डिनर के लिए अति नीचे नहीं आई तो जश्न ने भी कुछ नहीं खाया और फिर दोनों का खाना प्लेट्स में लगवा कर एक सर्वेंट के साथ ऊपर आया। सर्वेंट से खाना लेकर उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर कुछ कहता उसने अति की तरफ देखा जो बेड पर एक तरफ होकर लेट रही थी और उसने बेड के बीचों बीच तकिया लगा रखे थे। उसकी इस हरकत पर जश्न मुस्कुराया। उसकी बेबी डॉल सच में एक बच्ची है और बच्चों की तरह ही हरकतें करती है। जब वो खुद जश्न को नहीं रोक पाती तो ये तकिए तो क्या ही रोक पाएंगे। वो प्लेट टेबल पर रख कर उसकी तरफ उसे जगाने के लिए आया, लेकिन उसे गहरी नींद में सोते देखकर उसने उसे जगाना सही नहीं समझा और फिर खुद भी बिना खाए जाकर दूसरी तरफ लेट गया। थोड़ी देर तो उसने ऐसे ही सोने की कोशिश की, लेकिन जब काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो उसने अति को अपनी तरफ घुमाया और फिर अच्छे से अपनी बाहों में भर कर अपनी आंखें बंद कर ली। नींद में अति थोड़ी कसमस आई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से गहरी नींद में सो गई। वहीं रात के अंधेरे में 26-27 साल का युवक अपनी गाड़ी के बोनट से लगकर हाथों में जलती हुई सिगरेट लिए खड़ा था। उसके सामने ही 3-4 लड़के और खड़े थे जो शायद उसके ही आदमी थे। उस आदमी ने सिगरेट का कस भरा और धुआं उड़ाते हुए बोला, कल के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं ना? यस बॉस, कल का सूरज जश्न सिंह शेखावत की ज़िंदगी का आखिरी सूरज होगा। कल उसकी ज़िंदगी और आपका दुश्मन दोनों ही हमेशा के लिए ख़त्म। गुड, याद रहे किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए और मुझे खुद अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखना है। उसकी बात सुनकर सामने खड़े आदमियों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले,
बॉस, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर वो सभी आदमी वहाँ से चले गए तो उस आदमी ने सिगरेट का आखिरी कस भरा और उसे लगभग खत्म हो चुकी सिगरेट को अपने पैरों तले रौंदते हुए बोला, मैं दुश्मनी नहीं, दुश्मन खत्म करने में विश्वास रखता हूँ। उसके चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक स्माइल थी और उसके इरादे भी उसकी स्माइल की तरह खतरनाक ही थे। वहीं सुबह होते ही अति की आंख जश्न की आंखों से पहले खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने आप को जश्न की बाहों में पाया तो उसका चेहरा खिल गया। लेकिन अगले ही पल कल रात की सारी बातें एक बार फिर से उसे याद आने लगी और उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मायूस हो गया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन जश्न से अलग होने की बजाय वो उससे और भी ज़्यादा लिपट गई और उसके सीने पर सिर रखकर मन ही मन बोली, बहुत प्यार करने लगी थी मैं आपसे और मुझे यही लगता था कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप सच में मुझसे प्यार करते, सच में आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप नियति के करीब कभी नहीं चाहते। आपने बेशक मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए मेरे दिल में हमेशा आप ही रहेंगे। पर शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार और आपका साथ यहीं तक था। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए वो उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसके बाथरूम में जाने के बाद जश्न की भी आंखें खुली। अति को अपने पास ना पाकर वो एकदम से चौंक गया, इसलिए हड़बड़ाकर उठा। उसे अपना सीना कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो उसने हाथ लगाकर देखा। एक पल में ही वो समझ गया कि ये पानी कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेबी डॉल के आंसू हैं। वो परेशान हो गया, लेकिन बाथरूम से आती आवाज़ें सुनकर उसे राहत मिली। वो उठा और बालकनी में चला गया। उसकी बेबी डॉल कल रात भूखी ही सो गई और आज सुबह भी उठी तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये सोचकर अब उसे अपने मजाक पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी बेबी डॉल को मनाने के लिए वापस कमरे में आया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोला, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने बाथरूम खाली देखा। पानी की आवाज़ आ रही थी क्योंकि पानी का नल खुला था। वो एक नज़र पूरे बाथरूम के देखकर वापस कमरे में आया। कमरे में भी अति कहीं नहीं थी। अचानक ही उसके माथे पर सिकन आ गई। वो जल्दी से नीचे आया, लेकिन अति उसे नीचे भी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने रमा आंटी से पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने सुबह से तो देखा ही नहीं। जश्न के चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी थी। लगता है माँ बनने की खबर सुनकर भाग गई। उसको भी समझ आ गया होगा कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। बढ़िया है, अब आप अभी अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे, मनीषा ने एप्पल खाते हुए चेयर पर बैठकर कहा। तो जश्न ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी बातें उसको समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि अति को ज़रूर किसी ने कुछ कहा है। उसने जल्दी से सभी नौकरों को अति को ढूंढने के लिए कहा और बाहर ड्राइवर और गार्ड से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी अति के बारे में कुछ नहीं पता था। मनीषा, जो कब से जश्न को बौखलाए हुए देख रही थी, वो अपनी जगह से उठी और बोली, आप भी कमाल करते हैं जश्न जी, जो आपसे दूर चली गई उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने आपकी नज़रें खुद पर पाने के लिए मरा जा रहा है उसकी आपको कोई परवाह ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम किस बच्चे और किस माँ की बात कर रही थी, साफ साफ बताओ, जश्न ने अब सीधा उसी से पूछा। अरे और कौन, नियति, जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। यही खबर तो बेचारी अति से बर्दाश्त नहीं हुई और वो आपको छोड़कर यहाँ से चली गई, मनीषा ने कहा। तो जश्न को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एक बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। उसकी बेबी डॉल उसे छोड़कर चली गई, ये बात तो वो सोच भी नहीं सकता था। तब तक एक आदमी जश्न के पास लैपटॉप लेकर आया। उसमें बाहर दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज थी। जश्न जैसे जैसे वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था वैसे वैसे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने जल्दी से वो लैपटॉप बंद किया और जल्दी से घर के बाहर निकलकर बिना ड्राइवर और बॉडीगार्ड के ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसका चेहरा गुस्से और परेशानी से भरा हुआ था। ड्राइव करते हुए वो उसका ड्राइविंग से ज़्यादा ध्यान अपने फ़ोन पर था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेबी डॉल इतनी बेवकूफ़ होगी, उसने कहा और गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अति एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था और आंखों में बड़े बड़े आंसू। उसे जश्न की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसने सोचा भी नहीं था जश्न से दूर रहना उसके लिए इतना मुश्किल होगा। अभी तो सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे और इन कुछ घंटों में ही उसे ऐसा लग रहा था
जैसे उसके अंदर जान तो है ही नहीं। उसने रास्ते की तरफ देखा जहाँ से शायद बस वगैरह गुजरती थी। उसे थोड़ी ही दूर पर एक बस आती हुई दिखाई दी तो उसने उस छोटे से बैग को कसकर पकड़ा और बस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, लेकिन ये तो सोच लिया था कि इतना दूर चली जाएगी जहाँ से वो चाहकर भी वापस ना आ पाए। लेकिन उसके सामने कोई बस आकर रुकती उससे पहले ही एक तेज़ गति से दौड़ती हुई कार बिल्कुल उसके करीब आकर रुकी, जिससे उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। तेज़ गति के कारण आसपास धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे खांसी भी होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली जो मिट्टी की वजह से बंद हो गई थी। आंखें खोलते ही उसे सामने जश्न दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर इस वक्त भरपूर गुस्सा था। जश्न जैसे जैसे उसके करीब बढ़ रहा था उसकी सांसें थमती जा रही थी, लेकिन जश्न उसके पास पहुंचता उससे पहले ही एक गोली बिल्कुल उसके पास से गुजरी। डर से उसने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। देखते ही देखते वहां पर चारों तरफ से फायर होने शुरू हो गए। हर तरफ से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। अति को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एक ही पल में ये सब कुछ कैसे शुरू हो गया, लेकिन जश्न सब कुछ समझ गया था। वो गोली से भी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ अति के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया ताकि कोई भी गली उसे छुए भी ना। लेकिन उसी वक्त एक गोली जश्न की बाजू पर आकर लगी, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उस गोली लगते देख अति एकदम से घूम गई, जिसकी वजह से उसी वक्त एक गोली जो जश्न को लगनी थी वो सीधा अति के सीने पर आकर लगी। एकदम से अति की आंखें बड़ी हो गई और वो दर्द से चीखी। उसके जख्म से लगातार खून बहना शुरू हो चुका था। जश्न ने उसे गोली लगते देखा तो एकदम पत्थर सा हो गया, लेकिन एकदम ही उसके चेहरे की नसें थन गई और उसका चेहरा गुस्से से पूरा कांपने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और इन आंखों में नमी, दर्द, गुस्सा सब कुछ शामिल था। उसने जल्दी से अति को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर दौड़ा। अभी भी उस पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, लेकिन किसी तरह बचते बचाते हुए वो गाड़ी तक पहुंचा। उसकी खुद की बाह पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द अति को दर्द में देखकर हो रहे दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। अति दर्द में चिल्ला रही थी। जश्न उसे संभालना चाहता था, उसे अपनी गोद में पकड़कर कहना चाहता था कि वो कुछ नहीं होने देगा उसे, लेकिन उसके पास इतना भी वक्त नहीं था। उसने उसे सीट पर लिटाते ही आगे डैशबोर्ड में से अपनी गन निकालनी चाही, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसे उसमें गन मिली ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमेशा डैशबोर्ड में गन रखता था। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। यकीनन ये किसी की सोची समझी साजिश है। ये समझने में उसे बिल्कुल वक्त नहीं लगा। उसी वक्त एक गोली आकर उसके बिल्कुल सिर के पास गाड़ी में लगी। अगर वो नीचे नहीं झुकता तो वो गोली उसके सिर को आर पार कर जाती। वो नीचे झुका था क्योंकि एक गन वो अपनी सीट के नीचे भी रखता था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और वो गन वहीं मौजूद थी। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और जैसे जैसे उस पर फायर हो रही थी वैसे वैसे ही वो उस फायरिंग का जवाब दे रहा था। लेकिन इस वक्त उसके लिए इन सब का जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी अति को हॉस्पिटल लेकर जाना था। इसलिए उसने बिना देर किए जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से गाड़ी दौड़ा दी। साथ वाली सीट पर बैठी अति दर्द से रोए जा रही थी। उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे, उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। और उसे देखकर जश्न को जो दर्द हो रहा था वो उसके कांपते हुए हाथ और नम आंखों में महसूस किया जा सकता था। उसकी गाड़ी इस वक्त सड़क पर दौड़ नहीं बल्कि हवा में उड़ रही थी और लगभग 5 से 7 मिनट में ही वो हॉस्पिटल के बाहर था। गाड़ी चलाते हुए भी उसमें हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए सब कुछ रेडी था। अति को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने जश्न को जख्मी हालत में देखा तो उसे भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा, लेकिन जश्न ने घूरते हुए डॉक्टर को देखा और बोला, तुम्हें जिसका इलाज करने के लिए कहा गया है उसका इलाज करो, वरना ऐसी हालत करूँगा कि कभी खुद का भी इलाज नहीं कर पाओगे। इस वक्त जश्न के चेहरे पर जो गुस्सा और उसकी जो हालत थी उससे तो कोई भी कांप जाता, तो डॉक्टर की क्या औकात थी। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। सर प्लीज़ आप अपनी हालत देखिए, गोली आपकी बाजू में पूरी तरह से धंस चुकी है और लगातार खून बह रहा है। प्लीज़ आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए।
जश्न के मैनेजर ने उससे कहा, जो अब जश्न की पूरी बॉडीगार्ड टीम के साथ ही वहां पर मौजूद था। जश्न ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कड़ाके का थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद करते हुए बोला, अगर इतनी ड्यूटी पहले निभाई होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये काम सौंपा गया था तुम लोगों को कि अति को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो आज इस हालत में है। इतने गार्ड्स होते हुए वो घर से बाहर निकली कैसे, और मेरी गाड़ी उससे छेड़छाड़ कैसे हुई? मुझे हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए, और याद रहे, अगर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से उसे कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। अंदर अति की धड़कनें थम रही थी तो बाहर जश्न की धड़कनें तेजी से चल रही थी। एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था वो जश्न के पास आया, जिसे ना ही जश्न के मैनेजर ने रोका और ना ही उसके बॉडीगार्ड ने। वो आदमी जश्न के पास आकर खड़ा ही हुआ था कि जश्न ने उसे भी बेहद गुस्से से देखा और एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर भी जड़ दिया। इतने पर भी जश्न नहीं रुका और उस आदमी को गिरेबान से पकड़ते हुए बोला, कैसे हुआ ये सब? कैसे? आज तक एक पत्ता भी मेरी मर्जी से बिना नहीं हिला, तो आज इतनी बड़ी आंधी कैसे आई? कौन है वो जिसने जश्न सिंह शेखावत को इतने हल्के में लेने की कोशिश की? कौन है वो जिसने मेरी बीवी को इस हालत में पहुंचा दिया? वो आदमी अभी भी सिर झुकाए ही खड़ा था। उसने यूं ही अपनी नज़रें नीचे की तरफ टिकाए हुए ही कहा, प्लीज़ बॉस, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। उसकी बात सुनकर जश्न का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोला, नौकर है तू मेरा तो नौकर बनकर रह, बाप बनने की कोशिश मत कर। मुझे क्या करवाना है क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा, तू अपना काम ढंग से कर। बॉस प्लीज़, अगर मैम आपको इस हालत में देखेंगी तो उन्हें भी दुख होगा, उनके लिए ही सही, पर प्लीज़ अपना इलाज करवा लीजिए, आखिर उन्हें भी तो आपको संभालना है। जश्न ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर एक बार जोर से दीवार पर अपना हाथ मारते हुए बोला, अगर उसे मेरी परवाह होती तो मुझे छोड़कर जाती ही नहीं। कैसे जा सकती है वो मुझसे दूर? उसकी सांसें तेज हो गई थी। उस आदमी ने जश्न के मैनेजर को इशारा किया तो वो आगे आया और एक बार फिर से जश्न को मनाने लगा। जश्न के सिर पर तो इस वक्त खून सवार था। उसे तो बस उस आदमी को ढूंढना था जिसने ये सब किया। उसके सभी दुश्मनों पर उसकी नज़र थी और उनमें से किसी ने भी ये नहीं किया था तो कौन है जो अभी अभी जंग के इस मैदान में उतरा और उतरते ही उसने जश्न को इस तरह से छोड़ दी, जिसका घाव उसे नहीं लगा लेकिन उसका दर्द उसे उस घाव के दर्द से भी ज़्यादा तड़पा रहा है। आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए उस जश्न ने खुद की भी परवाह नहीं की? वो हमारे आदमियों से बचकर उस जगह से निकल सकता था, लेकिन उसने पहले जाकर उस लड़की को अपनी बाहों में घेर लिया और फिर उस लड़की ने भी उसके आगे आकर उसे लगने वाली गोली को खुद पर ले लिया। क्या मस्त सीन था वो, पर आखिर है कौन वो लड़की जिसने जश्न सिंह शेखावत की जान को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है? एक 26-27 साल का लड़का अपनी जगह पर बैठा सामने खड़े आदमियों से पूछ रहा था। उन सभी आदमियों ने अपना सिर झुका रखा था। ये वही आदमी थे जिन्होंने आज जश्न पर हमला किया था। मैंने पूछा, कौन है वो लड़की? वो लड़का अपनी जगह से एक झटके से उठा और गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा तो सभी आदमी अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे और उनमें से एक जल्दी से बोला, बीबी बीबी है सर वो उसकी। क्या बात है, अपनी बीबी से इतना प्यार? लगता है कुछ खास ही होगा उस लड़की में भी जिसने जश्न सिंह शेखावत को अपना दीवाना बना रखा है। उस लड़के ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा और फिर अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाकर बोला, मुझे जश्न सिंह शेखावत की पर्सनल लाइफ की सारी डिटेल्स चाहिए, वो भी अभी इसी वक्त। इतना कहकर उसने फ़ोन काटा और फिर हंसते हुए बोला, आखिर हम भी तो देखें क्या चीज़ है वो जिसने पत्थर को पिघला दिया। इधर जश्न ने अपने बेबी डॉल के लिए अपना ट्रीटमेंट करवाया क्योंकि जहर फैलने लगा था और वो बेहोशी में जाने लगा था और अब इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसका इलाज भी उसकी शर्तों पर हुआ। डॉक्टर ने बिना उसे बेहोश किए ही उसकी बाँह से वो गोली निकाली जिसका दर्द उसे हद से भी ज़्यादा हुआ। अब उसके सारे आदमी उसके दिए काम पर लगे हुए थे और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपनी बेबी डॉल की सर्जरी खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जश्न को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे 3-4 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर नहीं आए थे।
खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा वो खुद को नहीं रोक सकता था। इसलिए बिना किसी परवाह के वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। उसे ऑपरेशन थिएटर में देखकर डॉक्टर भी एकदम हैरान हो गए। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और आगे की तरफ बढ़ गया जहाँ पर अति की सर्जरी की गई थी। उसकी सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने उसे समझाया कि वो उसे अभी नहीं मिल सकता, अभी इन्फेक्शन फैलने का डर है और अभी अति होश में भी नहीं आई है और उन्हें उसके होश में आने के लिए कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। पर जश्न तो जश्न है, जो ना किसी के मनाने से माने और ना ही किसी के रोकने से रुके। उसने डॉक्टर्स को बाहर भेज दिया, लेकिन खुद अंदर ही रहा। डॉक्टर को भी उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। अति के बिस्तर के साथ लगे स्टूल पर बैठ गया और अति के हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। उसके दिल में इस वक्त भयंकर गुस्सा और अशांति थी, लेकिन अपनी बेबी डॉल के सामने वो बिल्कुल शांत था। लेकिन उसके अंदर का आशिक ज़्यादा देर शांत नहीं रह सका। उसने अति का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा और बोला, बहुत गलत किया तुमने, जो किसी की भी बातों में आकर मुझे छोड़ने का सोचा। सिर्फ सोचा ही नहीं, तुम तो मुझे छोड़कर भी चली जाती अगर मैं वक्त रहते तुम तक नहीं पहुंचता। पर एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो कि इस दुनिया के जिस कोने में भी तुम जाओगे, जश्न सिंह शेखावत तुम्हें अपने सामने और अपने साथ मिलेगा। अब इसे मेरी ज़रूरत समझो या प्यार, लेकिन तुम्हें खुद से दूर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी गलती की वजह से नाराज़ हूँ तुमसे और ये नाराज़गी बरकरार रहेगी, लेकिन अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा सब कुछ हो और अब ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स एक अंधेरे से भरे कमरे में सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और सामने महंगी शराब की बोतल। उसके दोनों तरफ एक एक लड़की बैठी थी, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। उस लड़के ने उन दोनों लड़कियों को हाथ दिखाकर रोक दिया। उसने उस दरवाजे की तरफ देखा और बोला, मैंने कहा है ना, जब तक बिजी हूँ तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब मत करा करो, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पर बॉस, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। जितना भी ज़रूरी काम हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं हो। तो दरवाजे पर खड़ा आदमी जल्दी से बोला, बॉस, बात जश्न सिंह शेखावत से जुड़ी है। जश्न का नाम सुनकर ही उस शख्स ने उस लड़की को एक झटके से छोड़ा और बोला, जो भी सुनाने जा रहे हो, अगर काम का नहीं हुआ तो तुम्हारा काम तमाम करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। उसकी वार्निंग सुनकर दरवाजे पर वो खड़ा आदमी भी कांपने लगा, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, बॉस, जश्न सिंह शेखावत की पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिस लड़की के लिए आज उसने खुद की जान के बारे में नहीं सोचा, वो और कोई नहीं, उसकी दूसरी बीवी है, जिससे उसने अभी थोड़े दिन पहले ही शादी की है। और हमारे खुफिया आदमी से पता चला है कि वो लड़की एक कोठे से जुड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर सोफे पर बैठे उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने उन दोनों लड़कियों को इशारा किया तो वो दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद वो शख्स भी अपनी जगह से उठा और अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए बोला, मुझे नहीं पता था जश्न सिंह शेखावत ऐसे शौक भी रखता होगा। अब आएगा मज़ा, क्योंकि उसका शौक मेरी आदत है और जैसे शौक एक जैसे नहीं रहते, वैसे मुझे आदतें बदलते रहने का भी शौक है। देखा था मैंने कैसे उस लड़की को दर्द में देखकर उसकी जान निकल रही थी, वरना मैदानी जंग से जश्न सिंह शेखावत पीठ दिखाकर भाग जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर उसकी जान किसी में बसती है तो उस जान को अपने बिस्तर पर लाकर थोड़ा खेल तो मुझे भी खेलना चाहिए। तभी तो जश्न सिंह शेखावत तड़पेगा और वो जितना तड़पेगा उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। बोलते हुए वो शख्स जोरों से हंस रहा था। मनीषा, रागिनी और नियति तीनों हाल में बैठी थी और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन मेरे मजाक को सच मानकर वो अति सच में यहाँ से भाग गई। अगर पहले पता होता कि उसे भगाना इतना आसान है तो इतना वक्त लगता ही नहीं। मनीषा ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा और अपनी बात कहकर ताली बजाने लगी। रागिनी भी उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, आज पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। सच में थैंक यू सो मच मनीषा, तुम्हारी वजह से अब मैं फिर से जश्न जी की ज़िंदगी में अपनी जगह बना पाऊंगी। नियति ने मनीषा की तरफ देखते हुए कहा और फिर मन ही मन बोली, इस बार मैं उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह नहीं बनाऊंगी, बल्कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूंगी।
उस अति के लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, एक बार फिर से वो मेरी मुट्ठी में कैद हो जाए, उसके बाद उसे इस मुट्ठी में ही मसल दूंगी। उसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर मसलते हुए ही कहा। वही मनीषा जो उसकी तरफ देख रही थी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, जश्न जी की ज़िंदगी में तो तुम तब आओगी ना जब मैं तुम्हें आने दूंगी। अगर अति को मैं इस घर से निकाल सकती हूँ तो तुम्हें निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं। बस फिर से जश्न और उसकी हर चीज़ पर मेरा ही राज होगा। लेकिन उसके ख्वाब एक पल में चकनाचूर हो गए जब किसी ने उसे उसका हाथ पकड़कर खींचा और फिर अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नियति और रागिनी भी चौंकते हुए खड़ी थी। अभी इसी वक्त अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से, जश्न ने गुस्से से कांपते हुए कहा, जबकि मनीषा तो अभी भी अपने गाल पर हाथ रखकर अपने कान में होती टुनटुन को महसूस कर रही थी। जश्न, रागिनी जी गुस्से से चिल्लाई और फिर बोली, ये किस तरह से बर्ताव कर रहे हो तुम? ओह रियली, अभी भी मुझे आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बीवी को परेशान करने पर तुले हैं आप लोग। मेरे ही टुकड़ों पर पल कर मेरी ही खिलाफ प्लानिंग करने में लगे हुए हैं और आपकी इन घटिया साजिशों में आकर वो मुझे छोड़कर चली गई और ऐसी मुसीबत में फंस गई जिस वजह से आज वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और अभी भी मुझे आप लोगों के लिए अपना बर्ताव देखना पड़ेगा। तो आई एम सॉरी, अब बहुत हुआ, इससे ज़्यादा बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता, जश्न फिर से गुस्से में बोला। जबकि रागिनी और नियति को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि अति हॉस्पिटल में है। ये जानकर हैरान हो या खुश या दुखी कि हॉस्पिटल में क्यों पहुंची, सीधा मर ही क्यों नहीं गई। और तुम? अब वो नियति की तरफ घुमा और उसे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखा। हम दोनों का शादी का रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके साथ ही दोस्ती का भी, क्योंकि जो चीज़ मेरी बीबी को पसंद नहीं आई वो मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से अति का दिल दुखे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। और आप? अब वो रागिनी की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही रागिनी जी बोली, अब ये मत कहना कि तुम्हारी बीबी को मुझसे भी प्रॉब्लम है। सुना था शादी के बाद औलाद माँ की नहीं रहती, लेकिन तुम तो बहुत ही जल्दी बदल गए। अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारी बीबी तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यारी हो गई। जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मेरी बीबी मुझे कितनी प्यारी है इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता। आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा ध्यान रहे कि मेरी बीबी को इस घर में कोई भी तकलीफ़ हुई तो मैं चैन से किसी को भी नहीं रहने दूँगा। उसकी बातों में एक वार्निंग थी जो रागिनी जी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उनके चेहरे पर गुस्सा था। लेकिन जश्न बिना किसी की कोई परवाह किए अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। मनीषा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने गुस्से में जाकर अपने कमरे में सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। उसने खुद के बाल भी बिखेर दिए और फिर अपने चेहरे से सारा मेकअप हटाते हुए आईने के सामने आई और बोली, क्या कुछ नहीं किया मैंने जश्न जी को पाने के लिए उनके भाई से शादी की ताकि उनके आसपास रह सकूं। सोचा था जितना उनके करीब रहूंगी उतनी ही उनके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ उनकी नफ़रत ही मिलती है। वो कल की आई लड़की उन्हें इतनी प्यारी हो गई और मैं जो इतने वक्त से उनको चाह रही हूँ, उनको प्यार कर रही हूँ, उसकी उन्हें कद्र ही नहीं। सोचा था वो लड़की उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो नियति को भी किसी तरह यहाँ से बाहर फेंक दूँगी और फिर सब कुछ मेरा होगा, लेकिन सब खराब हो गया। पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जश्न जी सिर्फ मेरे हैं और उन्हें मैं अपना बना कर रहूँगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, एक अलग ही जुनून था। इधर नियति और रागिनी दोनों के चेहरे का ही रंग उड़ा हुआ था। रागिनी ने नियति की तरफ देखा और खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोली, अब ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़कर कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा धमाका करना होगा जिससे ये घर सिर्फ जलेगा ही नहीं तबाह हो जाएगा। ऐसा क्या करने की सोच रही हैं आप? नियति ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा तो रागिनी व्यंग से बोली, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तुम्हें मैंने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला जा सके, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो वो लड़की यहाँ पर परमानेंट ही फिट हो गई। आप मुझे सुना रही हैं? ये बताइए आपने ऐसा क्या किया है आज तक जिससे तबाही तो दूर जश्न की ज़िंदगी में हल्का सा धुआं ही उठा हो। मैं तो चलो फिर भी उसकी एक्स वाइफ हूँ, लेकिन आप तो उसकी माँ हैं, सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो है ना। उसने तो आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया।
रागिनी जी ने घूरकर उसे देखा और बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, आपको सच का आईना दिखा रही हूँ। अपना आईना तुम अपने पास रखो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी करना होगा मैं खुद ही करूँगी। रागिनी में शैतानिस मुस्कुराहट के साथ कहा तो नियति उसे देख रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अति को अभी तक होश नहीं आया था। जश्न अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा था। कभी उसके चेहरे पर उदासी और दर्द तैरने लगता तो कभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर जाती। जब से अति उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से आज तक के उसके साथ बिताए सारे लम्हे उसकी आंखों के आगे बार बार चल रहे थे। उसका रूठना मनाना, बच्चों की तरह बातें करना और कभी कभी समझदारी दिखाना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना और अजीब सी जिद करना, हर एक खूबसूरत पल उसकी आंखों के आगे जीवंत हो रहा था। अचानक ही उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले और वो अपनी आंखें नीचे फर्श पर एकटक टिकाते हुए बोला, कर लो जितना परेशान तुम्हें मुझे करना है, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। अगर वो महादेव भी सामने आ जाए तो तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। वो या तो हम दोनों की ज़िंदगी दे सकते हैं या मौत दे सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन उससे पहले उन सभी को अपने हाथों से मारूंगा जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुँचाया है। डॉक्टर अति का चेकअप करने आए तो जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनके साथ ही अंदर आया। और कितना वक्त लगेगा मेरी बीवी को होश में आने में? मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी अति को होश में लेकर आइए। जश्न अब धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल खो रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने अति का चेकअप करने के बाद जश्न की तरफ देखा और बोले, देखिए मिस्टर शेखावत, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझिए। आपकी बीवी खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी हालत अभी भी सीरियस है और हम जितना भी कर सकते थे हमने उतना कर दिया है। उसके बाद हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे अभी मेरी बेबी को होश में चाहिए, वरना मैं आप सबको बेहोश कर दूंगा। जश्न ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसके दिल की तड़प भी थी। प्लीज़ मिस्टर शेखावत, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। पेशेंट के आसपास ऐसा माहौल रहेगा तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। खुद को शांत रखिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपकी पत्नी को होश आ जाएगा, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। तो जश्न ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर बाहर आया। वो गुस्से से एकदम भनभनाया हुआ था। उसने बाहर दरवाजे पर ही जोर से अपना पैर दे मारा। वो गुस्से से एकदम भनभनाया हुआ था। उसने बाहर आते ही जोर से दीवार पर अपना पैर दे मारा। डॉक्टरों ने उसे ऐसे करता देखा तो उसे रोकने की बजाय वहां से निकल लिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब दीवार की जगह जश्न उन्हें अपने पैरों से मारने लगे। मुश्किल से वो शांत हुआ है, कहीं फिर से उसके सिर पर पागलपन का भूत सवार ना हो जाए। जश्न ने 2-3 गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। खुद को नॉर्मल करने के बाद वो फिर से अति के वार्ड में चला गया। अति बिस्तर पर एकदम बेजान सी पड़ी हुई थी और उसे इस हालत में देखकर पत्थर जैसे दिल वाले जश्न को भी दर्द महसूस हो रहा था। वो उसके बिल्कुल करीब गया और उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मैं जानता हूँ मेरी बेबी डॉल मेरे गुस्से से नहीं, मेरे प्यार से हार मानती है। बहुत हुआ तुम्हारा नाराज़ होना, अब तो मान जाओ ना। दर्द हो रहा है इस दिल में। अपनी आंखें खोलकर बस एक नज़र मुझे देख लो, मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा, उसने कहा। और फिर उसे हल्का सा एक तरफ करके खुद बिल्कुल उसके करीब लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कभी सोचा नहीं था कि किसी और की सांसें मेरी सांसों पर हावी होंगी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जिस्म तो मेरा मेरे पास है, लेकिन उसमें ज़िंदगी नहीं है। रोता नहीं हूँ मैं, लेकिन जब से तुम्हें इस हालत में देख रहा हूँ दिल आंसू बहा रहा है और उन्हें सिर्फ तुम रोक सकती हो। आंखें खोलो ना बेबी डॉल प्लीज़, और दूर नहीं रहा जा रहा मुझसे, जश्न ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। और फिर हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर अपने होठ उसके गालों पर बारी बारी से रख दिए और फिर एक एक पल रुककर उसके पूरे चेहरे पर अपने होठों से मोहर लगानी शुरू कर दी। आई लव यू माई बेबी डॉल, आई लव यू सो मच। तुम इन दवाइयों को इनकार कर सकती हो, लेकिन जब मेरी सांसें तुम्हारे अंदर घुलेंगी तो तुम्हें अपनी आंखें खोलने ही पड़ेगी, जश्न ने उसके होठों को अपनी उंगली से धीरे धीरे सहलाते हुए कहा और फिर उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया।
अति की आंखें फड़क उठी। उसने एक गहरी सांस ली जो जश्न को भी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा और लगातार चूमता रहा। जैसे अगर उसने उन्हें चूमना बंद कर दिया तो अति एक बार फिर से बेजान हो जाएगी। इसलिए जब तक वो पूरी तरह से आंखें नहीं खोल लेती तब तक वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी आंखों ने अति की आंखों पर अपनी नज़रें जमाई हुई थी और बड़ा इंतज़ार था उसकी आंखों को अति की आंखों के खुलने का। और धीरे धीरे ही ये इंतज़ार ख़त्म होने लगा जब अति ने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। आह, एक दबी सी आह जब अति के मुंह में ही रह गई तो जश्न ने झटके से उसे छोड़ा, क्योंकि ये आह दर्द में लिपटी थी। वो कैसे ना छोड़ता अपनी जान को, ये जान कर भी कि शायद उसे कहीं दर्द महसूस हो रहा है। दर्द हो रहा है ना बहुत? जश्न ने व्याकुल होते हुए पूछा। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर थी जहाँ पर बेशुमार दर्द ठहरा हुआ था। लेकिन अति ने हल्का सा अपना सिर नामे हिलाया और धीमे से बोली, नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर एक गोली और मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा अगर तुमने और बकवास की तो, जश्न ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। तो अति ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। जश्न ने उसे घूर कर देखा और मन ही मन बोला, मेरे ज़्यादा प्यार का यही फ़ायदा उठाती हो ना तुम? देखो अब कैसे तुम्हें सज़ा देता हूँ। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कमेंट आने फिर कम हो गए हैं? कमेंट आप लोग किया करो, इससे पता चलता है कि कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।